नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी, जिसमें पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, तो हम पहले पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ होता है क्या, पदार्थ के गुण क्या होते हैं। तो विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उससे उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। हमारे आसपास की हर वस्तु पदार्थ में विद्यमान है। पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसका द्रव्यमान भी होता है। आपको साथ ही बताते पदार्थ की संरचना कैसी होती है। पदार्थ की संरचना क्या है, तो प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बनता है, जो कि अत्यंत छोटे छोटे होते हैं। और पदार्थ के कणों की अभिलक्षणा क्या होती है, तो पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। पदार्थ के कणों की गति उनके तापमान पर निर्भर करती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गति बढ़ जाती है। आपको बता दें कि जैसे गर्म चाय या पानी से भाप का निकलना, गर्म चाय या पानी का तापमान अधिक होने से उसकी ऊपरी सतह कणों की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होने के कारण सतह से निकलकर भाप में बदल जाते हैं। आपको बता दें कि बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ को गर्म करने पर बर्फ़ के कारण कण गतिमान हो जाते हैं और बर्फ़ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाती है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आपको बता दें कि जब हम चाय या नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरफ के पदार्थ के कण दूसरी तरह के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थिति रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं, और इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कणों को एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आपको बता दें कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए कि यदि हम पानी की धारा को अपनी उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो टूटती नहीं है, पानी की धारा जुड़ी रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। कणों के बीच आकर्षण बल ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, द्रव में उससे कम होता है और गैस में सबसे भी ज़्यादा कम होता है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था। आपको बता दें कि मानव शरीर में पदार्थ के 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। आपको बता दें कि हड्डियाँ जो है हमारी, वो हड्डियाँ तथा दांत हमारे जो है वो ठोस अवस्था में आते हैं। रक्त जो हमारे शरीर के अंदर जो हमारा रक्त है और जो पानी जल है वो द्रव अवस्था में आता है, और फेफड़ों में जो हम हवा लेते हैं, श्वास लेते हैं, वो गैसीय अवस्था में आती है। हमारे शरीर का जो 70% भाग वो पानी से बना होता है। आपको बता दें कि ठोस अवस्था क्या होती है। तो सबसे पहले हम ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो ठोस अवस्था क्या होती है, वह पदार्थ जिसकी निश्चित आकार तथा निश्चित आयतन होता है वो ठोस कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे दीवार, पत्थर, कुर्सी, दरवाजा इत्यादि। और ठोस अवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता देते हैं कि जैसे रबड़ बैंड को ठोस माना जाता है, क्योंकि बल लगाने पर इसका आकार तो बदल जाता है, परंतु बल हटाने पर यह वापस वाली अवस्था में आ जाता है। और आपको पता है चीनी और नमक को भी ठोस अवस्था माना जाता है, क्योंकि इनको जिस बर्तन में डाल देते हैं वह उन बर्तन का आकार ले लेते हैं, परंतु इनके क्रिस्टलों का आकार वही रहता है। और आपको बता दें स्पंज को भी ठोस माना जाता है, क्योंकि स्पंज को दबाने से इसमें उपस्थित हवा बाहर निकल जाती है, जिसके कारण इसका आकार बदलता है, परंतु स्पंज जिस पदार्थ का बना होता है उसका आकार वही आकार में नहीं बदलता है। द्रव अवस्था क्या होता है, द्रव अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे आपको बता दें कि इनको जिस बर्तन में डाला जाता है यह उसी बर्तन के आकार को ग्रहण कर लेता है, परंतु इनके आयतन में बदलाव नहीं होता है। द्रव के कणों का आकर्षण बल उनका आयतन निश्चित रखता है। द्रव के कणों के बीच में खाली स्थान होता है, जिसके कारण ये बहते हैं। अब आपको बता दें गैसीय अवस्था वे पदार्थ जिनका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित हो, उसे गैसीय अवस्था कहते हैं। इनको जिस बर्तन में डाला जाता है उसी का आकार और आयतन ग्रहण कर लेते हैं। गैस के कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, उनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए वे गैस में बहाव होता है। आपको बता दें कि गैसीय अवस्था में कण अनियमित रूप से तेजी गति से चलते हैं, और इसी कारण कण आपस में और बर्तन की दीवारों में टकराते रहते। बर्तन की दीवारों पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दबाव कहलाता है।
गैस जो जिस भी बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन का आयतन घेर लेती है, क्योंकि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है और वे फैलने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। आपको बता दें कि गैस, ठोस, द्रव और गैस में तुलना के बारे में आपको बता दें कि ठोस द्रव गैस में तुलना करना है तो आपको बता दें कि ठोस द्रव गैस आकार, इनकी जो आकार होती है, ठोस की आकार तो निश्चित होती है, पर द्रव की जो आकार होती है वो निश्चित आकार नहीं होता है। जिस बर्तन में डाला जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, और गैस निश्चित आकार का नहीं होता है, जिस बर्तन में डाला जाए उसी का आकार भी ग्रहण कर लेता है। आपको बता दें कि आयतन जो होता है ठोस का निश्चित होता है और द्रव का भी आयतन निश्चित है, लेकिन जिस बर्तन में गैस को डाला जाता है उसी का आयतन ग्रहण कर लेता है। और आपको बता दें कि विसरण क्या होता है। एक ठोस पदार्थ का दूसरे ठोस पदार्थ में विसरण नहीं होता है। और आपको बताया कि ठोस द्रव गैसों में विसरण होता है और ठोस द्रव गैस में विसरण भी होता है। आपको बता दें कि कणों की स्थिति जो होती है कणों की स्थिति होती है जो ठोस अवस्था में ठोस के कण अत्यधिक नज़दीक पास होते हैं। और आपको बता दें कि द्रव में कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। और आपको बता दें गैसों के कणों के बीच ही अत्यधिक रिक्त स्थान होते हैं। और आपको बता दें आकर्षण बल ठोस अवस्था में आकर्षण बल अत्यधिक होता है। और आपको बता दें कि द्रव अवस्था में आकर्षण बल कम होता है और गैसीय अवस्था में आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। आपको गतिज ऊर्जा बता दें, ठोस अवस्था में कणों की कंपन बहुत कम होता है। ठोस गतिज ऊर्जा आपको बता दें कि ठोस अवस्था में कणों की कंपन बहुत ही कम होती है, द्रव में अधिक होता है और गैस में बहुत ही अधिक होता है। और आपको बता दें कि संपीड़ितता क्या होती है, ठोस अवस्था में ना के बराबर, द्रव में बहुत कम और गैस में बहुत ही ज़्यादा होता है। आपको बता दें कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था को दो तरीकों से बदला जा सकता है, तापमान में परिवर्तन के द्वारा और दाब में परिवर्तन के द्वारा। तापमान में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ की अवस्था बदलाव आपको बता दें कि गलनांक वायुमंडलीय दाब पर जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है वो उसका तापमान उसका गलनांक कहलाता है। गलनांक क्या होता है? वायुमंडलीय दाब पर जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है, यह तापमान उसका गलनांक कहलाता है। आपको बता दें कि बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। सुविधा के लिए इसे हम 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। आपको गुप्त ऊष्मा के बारे में पढ़ते हैं तो जब बर्फ पिघलती है या बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता है, इस कारण यह जो कि उसमें बर्फ को दी जाती है वो पूरी तरह से बर्फ में पानी में बदलने में उपयुक्त हो जाती है, जिसके कारण बर्तन में उपस्थित बर्फ तथा पानी का तापमान नहीं बढ़ पाता है। आपको बता दें वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उनके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उससे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उनके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसके संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आपको बता दें कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के कणों की तुलना 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों की ऊर्जा अधिक होती है। आपको बता दें क्वथनांक क्या होता है? वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है वो क्वथनांक कहलाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, जिसमें हम किसी वाटर को पानी जो हम लेते हैं और वो उबलने लगता है तो उसका क्वथनांक कहलाता है। जल का क्वथनांक 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन को जब जोड़ते हैं तो वो 373 केल्विन में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है कि वायुमंडलीय दाब 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प दाब में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आपको बता दें कि जब पानी उबाला जाता है तब उसका तापमान हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती। इसका कारण यह है कि जितनी भी हम ऊष्मा पानी को दी जाती है वह पानी के कणों के बीच आकर्षण को तोड़ती है और पानी
पानी वाष्प में बदल जाता है, जिसके कारण पानी का तापमान नहीं बढ़ पाता है। आपको बता दें कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। वायुमंडलीय दाब पर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे आपको बता दें कि जब पानी को उबाला जाता है तब उसका तापमान हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। इसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है। इसका कारण यह है कि जितनी ही ऊष्मा पानी को दी जाती है वह पानी के कणों को बीच की आकर्षण को तोड़ती है और पानी वाष्प में बदल जाता है, जिसके कारण पानी का तापमान नहीं बढ़ पाता है। और इसी कारण 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प के कणों के पास उसी तापमान में पानी के कणों के बीच अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है आपको बता दें। ऊर्ध्वपातन किसी ठोस पदार्थ को गर्म होने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही गैस में बदलना या ठंडा करने पर गैस वापस ठोस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। आपको बता दें ऊर्ध्वपातन क्या होता है। किसी ठोस पदार्थ को गर्म होने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही गैस में बदलना या ठंडे करने पर गैस से वाष्प में वापस ठोस में बदलना ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे आपको बता दें कपूर या अमोनिया क्लोराइड को गर्म करने पर यह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं और ठंडा करने पर यह गैस अवस्था से वापस बिना ही लिक्विड में आए द्रव अवस्था में आए ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। आपको और अमोनिया क्लोराइड और नमक के मिश्रण में से अमोनिया क्लोराइड को अलग ऊर्ध्वपातन की क्रिया से किया जाता है। आपको बता दें कि चीनी मिट्टी की प्याली लीजिए और उसमें मिश्रण डालकर उस कीप को उलट कर रखिए। कीप के सिरे को रुई से उसको बंद कर दिया। जब इस मिश्रण को गर्म किया जाता है तब अमोनिया क्लोराइड गर्म होकर ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदलने लगता है, जबकि उनमें उपस्थित नमक ठोस अवस्था में ही पड़ी रहती है। आपको बता दें कुछ समय तक गर्म करके मिश्रण को ठंडा होने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। हमने देखे हैं